लेकिन डरेंगे नहीं सर, जीतेंगे। नवाब मलिक जिन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है कि उनको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। पीछे सफेद रंग की कार में नवाब मलिक बीच की सीट पर बैठे हुए हैं। चुनावों को पोलराइज करने के लिए इस तरह के हथकंडे काम में लिए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री दाऊद के खूंखार गुर्गे की जमीन खरीदते हैं। तो अब ये कानून की लड़ाई है, जिसे सुप्रिया सुले जी ने कहा है, ये कानून की लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई भी है। दोनों जो लड़ाई है हम लड़ेंगे। ये होगा वो होगा, वो आज हो गया है। वो जो उनके यहाँ जो इन्फॉर्मेशन, वो जो षड्यंत्र महाविकास आघाड़ी के खिलाफ ये बीजेपी के प्रवक्ता और सब कर रहे थे, अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। यह महाराष्ट्र की परंपरा है। हम लोग इधर बैठ के खाना भी नहीं खाएंगे, उपोषण करेंगे। झूठ इल्जाम लगा रहे लोग। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हुंकार इस वक्त आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर। मेरा नाम रुबिका लियाकत है। ड्रग्स केस में शाहरुख खान के बेटे की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी के खिलाफ मोर्चा खोला था। एनसीबी के अधिकारी समीर वानखेड़े पर रोज नए नए आरोप लगाए गए थे। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री द्वारा, पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नवाब मलिक द्वारा आज वो खुद गिरफ्तार हो गए हैं। आरोप कोई छोटा मोटा नहीं है, डी कंपनी, डी गैंग से रिश्तों का आरोप है। सुबह 5 बजे ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पहुंची, पूछताछ के लिए अपने दफ्तर ले गई। 10 घंटे की पूछताछ हुई, नवाब मलिक को गिरफ्तार किया गया। अब उन्हें अदालत में पेश किया गया है और वहां पर अदालत में अभी इसी पूरे केस पर सुनवाई हो रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को महाअघाड़ी सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग बता रही है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के साथ इमरजेंसी बैठक बुलाई है और नवाब मलिक ने अभी ये बयान दिया है कि मुझे समन भेजकर बुलाना चाहिए। समन पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाए गए हैं। नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं ईडी पर, क्योंकि पीएमएलए कोर्ट में, यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में नवाब मलिक पर इस वक्त सुनवाई चल रही है और इसी सुनवाई में उन्होंने ये कहा है कि मुझे जबरदस्ती लाया गया है, मुझे समन भेजकर नहीं बुलाया गया है, मुझे पहले समन भेजा जाना चाहिए था। नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं कि जबरदस्ती मुझसे हस्ताक्षर करवाए गए हैं। पीएमएलए कोर्ट के बाहर मेरे सहयोगी मृत्युंजय जुड़े हुए हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। मृत्युंजय, सुनवाई कब शुरू हुई, क्या क्या अभी अंदर हो रहा है और नवाब मलिक के इन आरोपों के बाद कितना आगे बढ़ी सुनवाई? रुबिका, आपको बता दें कि अब तक 17 मिनट की सुनवाई हो चुकी है। 17 मिनट की सुनवाई में सबसे पहले तो ये बता दें कि कोर्ट इतना खचाखच भरा हुआ था कि जज को आते ही उनको कहना पड़ा कि जो जूनियर वकील है या इस केस से संबंधित लोग नहीं है वो कमरे के बाहर चले जाए। जिसके बाद कमरे में जगह बनी, उसके बाद सुनवाई शुरू की गई। आपको बता दें कि अमित देसाई जो है वो नवाब मलिक की तरफ से अपीयर कर रहे हैं, उनको असिस्ट कर रहे हैं तारक सैयद। जज ने 5 मिनट का समय दिया कि नवाब मलिक अपने वकील से बात कर सकते हैं। 5 मिनट तक वो बातचीत करते रहे। उसके बाद जज ने पूछा कि नवाब मलिक आपको कुछ कहना है। यहाँ पर नवाब मलिक ने कहा कि मुझे समन नहीं दिया गया, मुझे किस प्रकार से सुबह सुबह नींद में ईडी के अधिकारी आए और अपने साथ दफ्तर लेकर गए और जबरन समन्स पर साइन करवाया और दोपहर के बाद गिरफ्तार दिखाया गया। इसके बाद कोर्ट की प्रक्रिया शुरू हुई और इस वक्त एएसजी अनिल सिंह जो ईडी के वकील हैं वो जिरह कर रहे हैं। तो रुबिका, आपको बता दें कि अब तक मुख्य बिंदु उन्होंने क्या क्या कहे हैं। सबसे पहले उन्होंने शुरुआत इस केस की दाऊद इब्राहिम से जोड़ा है। उन्होंने बताया कि इस मामले में एनआईए ने एक मामला 3 फरवरी को दर्ज किया था और दाऊद किस प्रकार का गैंगस्टर है, अंडरवर्ल्ड डॉन है, आतंकवादी है और किस प्रकार से उसका नेक्सस पूरे दुनिया भर में चलता है, भारत में विशेष तौर पर चलता है। उसके लिंक को खंगाला, बताया। उसके बाद में लिंक को जोड़ा उनकी बहन हसीना पारकर से, जो अब इस दुनिया में नहीं है। हसीना पारकर के बाद अब इस वक्त अनिल सिंह बता रहे हैं कि मुंबई के कुर्ला इलाके में एक गोवा वाला कंपाउंड है और ये गोवा वाला कंपाउंड के मालिक है मरियम और मुनीरा। इस प्रकार से अब तक ये सीक्वेंस आया है। आपको बता दें कि हमने एबीपी न्यूज ने इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में बताया अपने दर्शकों को कि दरअसल ये गोवा वाला जो कंपाउंड है कुर्ला का, यहाँ पर एक समय में मलिक परिवार किराए पर रहता था 2005 के पहले तक। 2005 में इन्होंने इस संपत्ति को खरीद लिया, यानी खुद उस जमीन के मालिक बन गए और 2 आरोप लगे हैं।
एक तो ये आरोप लगा कि इस जमीन को बड़े कौड़ियों के दाम पर खरीद लिया। कुर्ला इलाके में एलबीएस रोड पर ये जमीन है जिसकी कीमत 5 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इन्होंने 40-50 लाख में खरीद लिया। और दूसरा आरोप ये लगा किससे खरीदा, जो 1992 मुंबई बम धमाकों का आरोपी है, उस व्यक्ति से इस जमीन को खरीदा। तो इस प्रकार से ये लिंक डी गैंग से जोड़ा जा रहा है और ये आरोप लगाया जा रहा है। एएसजी अनिल सिंह अभी जिरह कर रहे हैं। आगे की जो भी अपडेट है हम आपको लगातार देते रहेंगे। ओके, बने रहिएगा क्योंकि आप सबसे महत्वपूर्ण जगह पर इस वक्त मौजूद हैं। जितेंद्र मेरे सहयोगी भी बने हुए हैं। जितेंद्र, आपके पास कोई अपडेट आ रहा है? जितेंद्र के साथ कोई मेरे ख्याल से वहां पर मौजूद है जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं। जितेंद्र, खबर ये मिल रही है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार एक इमरजेंसी बैठक करने वाले हैं इसी मसले को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल। अब आगे की रणनीति तय करने के लिए शरद पवार और उद्धव ठाकरे इमरजेंसी बैठक करेंगे और अब आगे का इस पूरे मामले में रुख क्या होगा उस पर चर्चा की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि नवाब मलिक को जब आज डिटेन करके यहाँ ईडी के दफ्तर में लाया गया, उसके बाद से ही लगातार तीनों ही पार्टियों ने, कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना ने उनके प्रति अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त की है और तीनों पार्टियों की ओर से ये कहा गया कि ये एक तरह से बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। ये सत्ता के दुरुपयोग का मामला है ताकि महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार, एमवीए की जो सरकार है, वो दबाव में आ सके। और मैं आपको बता दूं कि ये उस कड़ी का भी हिस्सा है जो इसके पहले गिरफ्तारी हुई थी, जो महाराष्ट्र के सियासी हलकों में इसको एक बदले की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले बीजेपी के नेता नारायण राणे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद उनके बेटे नितेश राणे की गिरफ्तारी हुई और पिछले हफ्ते ही संजय राउत ने ये कहा था कि अब किरीट सोमैया की भी गिरफ्तारी होने वाली है। वे ईडी अफसरों के साथ में एक घोटाले में लिप्त हैं और उसके बाद अचानक नवाब मलिक की गिरफ्तारी हो जाती है। तो इसको सियासी चश्मे से देखा जा रहा है। और अगर गिरफ्तारी का जिक्र कर ही रहे हैं और हमारे पास वो अरेस्ट ऑर्डर जो है वो आ गया है, जरा दर्शकों को हम बता दें कि अरेस्ट ऑर्डर में जो डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट मुंबई के असिस्टेंट डायरेक्टर है नीरज कुमार, उनके हस्ताक्षर वाली ये अरेस्ट कॉपी है जिसमें वो कह रहे हैं कि वी हैव रीजन टू बिलीव दैट मिस्टर मोहम्मद इस्लाम मलिक, यानी नवाब मलिक, फिर उनके घर का पता, और वो ये कह रहे हैं कि ही इज गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर प्रोविजन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। ये रहा वो अरेस्ट ऑर्डर जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ ऐसे सबूत मिले हैं, हमें कुछ ऐसे साक्ष्य मिले हैं जो ये प्रूव करते हैं कि नवाब मलिक गिल्टी हैं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आप कह रहे हैं कि धांधली की है इसीलिए ईडी की तरफ से कार्रवाई हो रही है। आप खुद महाराष्ट्र से ताल्लुक रखते हैं और महाराष्ट्र में तमाम लोग और खासकर जो सरकार के नुमाइंदे हैं, नवाब मलिक हाथ ऊंचा करके ऐसे बुलंद बॉडी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं जीतूंगा, बदले की कार्रवाई हो रही है, मुझसे जबरदस्ती जो है हस्ताक्षर करवाए गए हैं, आप लोग सियासत खेल रहे हैं। देखिए, बम कांड के मुजरिम के साथ रिश्ते रखना, दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना के साथ कारोबार करना, दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कास्कर का उनके बारे में बयान देना, सारे तथ्यों और प्रमाणों के बावजूद क्या बम कांड के अभियुक्त के साथ मिलकर मनी लॉन्ड्रिंग करना अपराध नहीं है? और ऐसे अपराधी के विरुद्ध क्या कार्रवाई करना अपराध हो गया है? जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, जो एक छोटे से बयान पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी कर लेते, उन्होंने क्या कहा, अगर मैं होता तो थप्पड़ मार देता। उस बात पर जब गिरफ्तारी होती वो बदले की कार्रवाई, प्रतिशोध की कार्रवाई होती है। यहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय ने सारे तथ्यों को खंगाला है, सारे प्रमाणों को जुटाया है और पूरी प्रक्रिया का आप ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसे सबूत मिले हैं कि दाऊद की बहन के साथ इन्होंने किसी तरह का कोई कारोबार किया था, कोई ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग के तथ्य पाए गए हैं जिसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया गया है। किशोर तिवारी ये नहीं मानेंगे और वो मानने को तैयार भी नहीं हो रहे हैं। नेता शिवसेना हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किशोर जी, अगर रिश्तों का आरोप लगा है तो फिर जांच हो जाने दीजिए ना। देखिए, प्रेम शुक्ला जी अभी बीजेपी के प्रवक्ता हैं और झूठ बोल रहे हैं। मैं बता दूं तो ये चीज है ना प्रेम शुक्ला जी, यह तथ्य के आरोप पहले देवेंद्र फडणवीस ने लगाए और अभी वही तथ्य लेके आ गए और इसका तो खुलासा उन्होंने 10 बार किया कि मैंने जिससे लिया, जो ओनर है
वो ओनर का पावर ऑफ अटॉर्नी था ये ड्राइवर का, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अब ये कह रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बताता हूँ रूबिका जी, ये सत्य है, ये सत्य है, महाराष्ट्र में राजनीति अपने घटिया स्तर पर आ चुकी है, बदले की भावना से हो रहा है। जब से हम शिवसेना से दूर गए तो हमारे मिनिस्टर को भी झूठे इसमें फंसाया जा रहा है, बहुत परेशान है। और राष्ट्रवादी का तो ये हुआ कि उन्होंने पहले बोला कि हम आपके साथ आ रहे, और उन्होंने वोट लेने लगाई, और बाद में उन्होंने किशोर जी, आप ये कह रहे हैं कि यहाँ पर बदले की कार्रवाई के तहत सब कुछ हो रहा है। प्रवीण कुंटे, प्रवक्ता एनसीपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण जी, बदले की कार्रवाई या बाकी रिश्तों की परख होने की कोशिश हो रही है? ये पूरा देश अभी जान चुका है कि केंद्र सरकार के तमाम जांच एजेंसियां, चाहे वो सीबीआई हो, एनआईए हो, ईडी हो या कोई भी एनसीबी हो, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के शाखा के रूप में काम कर रही है। और जिस दिन से आदरणीय नवाब मलिक साहब ने एनसीपी का फर्जीवाड़े के खिलाफ हमला बोलने का काम किया था, उसी दिन से हमें पूरी आशंका थी कि कभी ना कभी नवाब भाई को पॉलिटिकल टारगेट करने का काम किया जा सकता है। जहां तक ईडी की क्रेडिबिलिटी की बात है, आप पिछले 7 साल से ईडी ने जितने भी लोगों पर कार्रवाई करने का काम किया, आप उन तमाम आरोपियों का नाम अगर पढ़ लीजिए, चाहे वो कर्नाटक कांग्रेस का पार्टी के प्रेसिडेंट डीके शिव कुमार हो, आदरणीय पी चिदम्बरम जी हो, छगन भुजबल जी हो, ममता बनर्जी मंत्रिमंडल के तमाम कैबिनेट के सहयोगी हो, तमाम लोगों को ईडी ने पॉलिटिकल टारगेट करने का काम किया सिलेक्टिवली। जहां जहां विपक्ष पार्टी की सरकार है, उन तमाम पार्टी की सरकार को अस्थिर करने का काम ईडी के मार्फत से भारतीय जनता पार्टी की ईडी के आरोप लगाया था करने का कि काम कर रही है। अगर बदले की कार्रवाई तो वो आप ही लोगों से सीख रहे हैं। एक छोटे से बयान पर जो कार्रवाई हुई थी उसे आप क्या कहेंगे? ये तो आप दोनों की तरफ से हो रहा है, विपक्ष की तरफ से भी और सरकार की तरफ से भी। देखिए मालेगांव बम कांड के अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा को लोकसभा का पार्लियामेंट का टिकट देने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से हमें नैतिकता सीखने की आवश्यकता नहीं है। अपने बगल में झांक ले, एक बम कांड के अभियुक्त प्रज्ञा साध्वी को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने करा है, पूरा देश जानता है। प्रेम जी, जवाब दीजिए, और फिर एक और खबर आ रही है, मैं जनता तक वो खबर पहुंचाऊं, लेकिन पहले इस आरोप का जवाब दीजिए। भाई कोई दूध का धुला नहीं है। नहीं, दाऊद इब्राहिम से नैतिकता सीखेगी एनसीपी, हसीना पार्कर से नैतिकता सीखेगी एनसीपी, इकबाल का साध्वी प्रज्ञा से सीखिए। मालेगांव बम कांड के आरोपी आपका मेंबर, शर्म आनी चाहिए। एनसीपी नेताओं की शरद पवार के घर पर कुछ देर में बैठक होने वाली है, हमें ये जानकारी मिल रही है। रौनक कुकड़े जो हैं वो हमें डिटेल में इस बैठक के बारे में बताएंगे। शरद पवार के घर पर एनसीपी के नेताओं की बैठक होगी, बस थोड़ी ही देर में, कुछ देर में ये बैठक होने वाली है। रौनक, कितनी बजे ये बैठक? जी निश्चित तौर पर नेताओं का जो सिल्वर ओक है शरद पवार का घर, वहां पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया। इस बैठक में जो गृह मंत्री है दिलीप वलसे पाटिल, राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के अलावा तमाम जो एनसीपी कोटे से महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है वे सभी यहाँ पर उपस्थित होंगे, इस तरह की जानकारी सामने निकल कर आ रही है। कुछ देर पहले ही राजेश टोपे जो स्वास्थ्य मंत्री है वो यहाँ पर पहुंचे। प्रमुखता से जिस तरह की कार्रवाई नवाब मलिक पर और जो गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं ईडी की तरफ से कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के किसी व्यक्ति के जरिए यहाँ पर पैसे का लेन देन जो है वो एंगल सामने रखा जा रहा है। तो कुल मिलाकर एक गंभीर आरोप एनसीपी पर लग रहे हैं। ऐसे में अब मीडिया के सामने किस तरह के बयान देने हैं, क्या कुछ रणनीति होगी, ये तय करने के लिए एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाया है। और उसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ एनसीपी प्रमुख शरद पवार, अजीत पवार, गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल की अलग से बैठक होने जा रही है। अब जब नवाब मलिक को अरेस्ट जो है वो दिखा दिया गया है, तो जो प्रक्रिया होती है उसके तहत ईडी ऑलरेडी जो हमें बताया जा रहा है कि ईडी की तरफ से राजभवन को भी सूचित कर दिया गया है कि नवाब मलिक को अरेस्ट कर लिया गया है। लिहाजा उनका जो इस्तीफा है, हो सकता है कि नवाब मलिक इस्तीफा अपना पेशकश करे। और आज जब शाम को मुख्यमंत्री के साथ पवार की बैठक होगी, तब उस बैठक में मुख्यमंत्री नवाब मलिक के इस्तीफे पर मंजूरी जो है वो, सहमति जो है वो दर्शा सकते हैं। जी, आगे की रणनीति पर भी अब चर्चा होगी, क्योंकि ये मामला जो है
वो आज अचानक शुरू हुआ ऐसा नहीं है जितेंद्र। ये बदले की राजनीति कही है या ईडी के लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कीजिए, नाम कुछ भी दे दीजिए, लेकिन महाराष्ट्र में ये चीज लगातार हो रही है, बार बार हो रही है। रूबिका, आप सही कह रही हैं। खास करके अगर मैं बात करूं कि ठाकरे सरकार के जो घटक दल के तमाम नेता हैं वो एक एक करके ईडी के निशाने पर आते जा रहे हैं। अब से कुछ महीने पहले आपको याद होगा प्रताप सरनाईक नाम के शिवसेना के विधायक थे, उन्होंने तो एक खत तक लिख डाला उद्धव ठाकरे को और उनके खिलाफ भी ईडी ने मामला दर्ज किया था। और उस खत में उन्होंने उद्धव ठाकरे से ये दरखास्त की थी कि अब जो है बीजेपी के साथ आप सुलह कर लीजिए, अगर चाहिए तो उनके साथ मिलकर सरकार बना लीजिए, नहीं तो ये लोग इसी तरह से हमें परेशान करते रहेंगे केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करते हुए। तो इसके बाद नवाब मलिक की भी अगर हम बात करें तो नवाब मलिक आए दिन जब भी पत्रकारों से हाल फिलहाल में बात करते थे तो उनको भी एक तरह से अंदेशा हो गया था कि उनके खिलाफ आपराधिक मामला ईडी दर्ज कर सकती है और उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। वो ये कह रहे थे कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, हो सकता है कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। तो अब अचानक में आज वाकई में उनका डर जो है वो सच साबित होता है और इसको बदले की कार्रवाई के तौर पर भी देखा जा रहा है रूबिका, क्योंकि अगर हाल के चंद महीनों के इवेंट्स पे अगर हम गौर करें तो पाएंगे कि नारायण राणे जो बीजेपी के नेता थे उनको गिरफ्तार किया गया, उसके बाद चंद दिनों पहले ही नेता है जिसकी गिरफ्तारी हो रही है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि लाइन में अभी बहुत से नेता हैं, चाहे वो शिवसेना के हो चाहे वो एनसीपी के हो, जिनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है। जी हाँ, बिल्कुल। सियासी हलकों में ऐसे अंडरकरंट्स हैं कि कुछ और भी नाम हैं महाविकास आघाड़ी सरकार से जुड़े हुए जो सरकार में हैं या फिर इन तीनों पार्टियों में वो बड़े पदों पर है, ऐसे नेताओं को ईडी टारगेट कर सकती है और नवाब मलिक के बाद में उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है रूबिका। ओके, अशोक वानखेड़े जी का हम इंतजार कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। जितेंद्र हमें ये मुंबई के ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं। किशोर तिवारी कुछ कहना चाह रहे हैं। किशोर जी, बदले की राजनीति भले ही आप कह दीजिए, लेकिन हवाई तो नहीं हो सकती ना ईडी की गिरफ्तारी। क्या हमने रातों रात पन्ने छाप दिए, रातों रात बैंक में इधर से उधर पैसा कर दिया, इधर से उधर कनेक्शन फिट कर दिया? ये कोई संजय लीला भंसाली की फिल्म तो है नहीं कि हमने स्क्रिप्ट बनाई और जैसा मर्जी आया वैसे सेट पर हमने कर दिया। नहीं, देखो जितेंद्र दीक्षित जी जो बता रहे थे वो सत्य है कि जिस प्रकार के केंद्रीय एजेंसी और जैसे प्रवीण कुंटे ने भी बताया, रूबिका तुमको ये बात माननी पड़ेगी कि ये एक्सटेंडेड पार्ट होके बीजेपी का काम कर रही है और इसका कारण है कि बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में नहीं बनना। और अब तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से बिगर संयम से दिए उनको घर से उठा के लाकर एक महाराष्ट्र के मंत्री को और अरेस्ट कर लेना, यानी ये तो देखो इसके रिपल्केशन यूपी में भी आएंगे और पूरे इंडिया में आएंगे, क्योंकि नवाब मलिक एक अल्पसंख्यक समाज से आते। ज्यादा आपको चौंकाने वाली बात क्या लगी? आप ये कह रहे हैं कि मंत्री को उठा देना सुबह 5 बजे ईडी के अधिकारियों की तरफ से और समन ना देना और गिरफ्तारी कर देना और कोर्ट में पेश करना, इससे ज्यादा चौंकाने वाली बात है उनके ऊपर लगे आरोप। उन आरोपों पर कुछ कहिए ना। उन पर आरोप कोई छोटे मोटे नहीं लगे, गंभीर आरोप लग रहे हैं। डी कंपनी से कनेक्शन के, डी कंपनी यानी दाऊद की बहन हसीना पारकर से कुछ बिजनेस के, इनके ऊपर क्यों नहीं आप लोग कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं बात कर रहा हूं अगर ऐसे कोई तथ्य है तो समय के साथ क्यों आए, मुझे भी लगता नहीं। देखो 14 से 19 तक तो सीएम देवेंद्र फडणवीस थे और नवाब मलिक के विपक्ष के नेता थे। ये प्रेम शुक्ला जी बताएंगे कि तब तक वो उन पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। अभी तुम्हारा आक्रोश बहुत बढ़ गया, अभी तुम्हारा द्वेष बढ़ गया। क्यों बढ़ गया भाई? बदले में आ गए, इसलिए हो रहा है ये। आप समझते क्यों नहीं? क्यों हो रहा है? अब तक गांधी जी के 3 बंदर क्यों बने हुए थे ईडी के अधिकारी? देखिए रूबिका जी, प्रवर्तन निदेशालय को जब प्रमाण मिलेगा, प्रवर्तन निदेशालय प्रमाण के आधार पर कार्रवाई करती है। नवाब मलिक के खातों की जानकारी उनको जब हुई, खातों में जब उनके लेन देन की जानकारी हुई, लेन देन के संदर्भ में जो आपराधिक तत्व हैं उनसे संलिप्तता की जानकारी मिली। इनको जो शिवसेना के पतन की पराकाष्ठा देखिए कि जो एक समय दाऊद इब्राहिम के खिलाफ लड़ने की हुंकार भरा करते थे, आज दाऊद इब्राहिम के मोहरे के समर्थन में नारेबाजी कर रहे हैं। भाई शरद पवार को दाऊद इब्राहिम का आदमी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे कहते थे कि नहीं? 1993 में इसी नवाब मलिक को
बम कांड के लोगों का समर्थन करने वाला सामना ने छापा था, और सामना ने 1998-99 में भी बारंबार कहा था कि दाऊद इब्राहिम का मोहरा है नवाब मलिक। ये सामना कहता था, कार्यकारी संपादक हुआ करते थे। प्रवीण कुंटे जी जवाब दीजिए। पहला चुनाव लड़ा तो संजय राउत कहते थे ये दाऊद इब्राहिम का आदमी है, आज वो दूध का धुला हो गया। आप कितना नीचे गिरेंगे किशोर तिवारी जी, ये तो बताइए। आप सत्ता की लोलुपता में ISI और इमरान खान को समर्थन करने खड़े हो जाएंगे, दाऊद इब्राहिम क्या लगेंगे? बोलिए बोलिए कुंटे साहब। देखिए जिस कैसा है कि 110 विधायक रहने के बावजूद एनसीपी के कारण जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में बैठना पड़ा, इस बात को आज तक भारतीय जनता पार्टी, RSS और उनकी मोदी केंद्र की सरकार हजम नहीं कर पाई, यह वास्तविकता है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर इस मुगालते में है कि अनिल देशमुख जी और नवाब मलिक जी को जेल में डालने के बाद सरकार को अस्थिर करने कर सकते हैं, आप मुगालते में है। भारतीय जनता पार्टी नेताओं से कहना चाहता है सरकार मजबूती के साथ खड़ी है, विपक्ष बिल्कुल मजबूत और एकता। उल्टे इन तमाम घटनाओं के बाद विपक्ष की एकता महाराष्ट्र में बढ़ी है। और जहां तक दाऊद के रिश्तों के आरोपों की बात मैं यहां दोहराना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे नेता आदरणीय पवार साहब को भी इस मामले को लेकर बदनाम करने का काम किया था। आखिर क्या हुआ? दूध का दूध हुआ, पानी का पानी हुआ। आज तक भारतीय जनता पार्टी के नेता उस आरोप का साबित नहीं कर पाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की RSS की हमेशा नीति रही है किसी भी तरह से विपक्ष के नेताओं के पॉलिटिकली डिफेंड करने का काम करे। जरा थोड़ा सोचना चाहिए कि अगर प्रेम शुक्ला जी ये कह दे कि ये द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं है तो प्रेम शुक्ला जी सच बोल रहे हैं, ये मैं समझ लूंगा। नवाब मलिक अगर एनसीपी की रेड के बाद इतना भड़काऊ भाषण नहीं देते और इतने तथ्य बाहर नहीं लाते तो मुझे बताइए प्रेम शुक्ला जी आज वो जेल में होते क्या? अरे आपने अरेस्ट किया, ये सब तथ्य दो तुम्हारे उत्तर देने में भी तुमको झूठी बोलना पड़ेगा। किशोर जी सुन लीजिए, देखिए दाऊद इब्राहिम रिश्ते उनके हैं कि नहीं है? दाऊद इब्राहिम के वली खान के साथ उन्होंने अपने रिश्ते कबूले हैं कि नहीं कबूले हैं? इकबाल कास्कर ने उनके खिलाफ बयान दिया है कि नहीं दिया है? जब इकबाल कास्कर उनके खिलाफ बयान दे रहा है, जब दाऊद इब्राहिम से उनके लेन देन से बताइए ना मुझे, आरती उतारे मालेगांव का झूठा केस तो साबित हो रहा है, मालेगांव का केस झूठा है। प्रज्ञा की बात करिए ना, साबित हो रहा है, की बात करिए ना। हाँ साबित प्रज्ञा की बात करिए ना, ISI के बात करिए, पूरे देश को बताइए ना। करने का प्रयास किया, आपने आतंकियों को समर्थन करने का काम किया। पर नाचने वाले शरद पवार ने कुकृत्य किया था, उस कुकृत्य का जो है पर्दाफाश हो रहा है। क्यों चिंता कर रहे हैं? हमको न्यायपालिका। देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की हमेशा इतिहास रहा है कि तमाम विपक्ष के नेताओं को बदनाम करने का काम करें। आपको न्यायपालिका पर विश्वास क्यों नहीं है, ये जरा बताइए। क्या हो गया शरद पवार को? अरे आज तक आप सत्ता से बेदखल हो गए मिस्टर प्रेम कुमार जी, आप अपनी बात को हजम नहीं कर पाए, इस बात को जरा समझ लीजिए आप। अरे हमको सब पूरा देश जानता आपकी क्रेडिबिलिटी को। सत्ता लोलुप दाऊद इब्राहिम का गुर्गा शरद पवार को हजम नहीं होता है सर, सत्ता से बाहर जाना। दाऊद इब्राहिम का गुर्गा उसको अर्जुन सिंह कहते थे। पुरानी बात करिए, आपका इतिहास देखिए। नाथुराम गोडसे के भक्तों ने हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। दाऊद इब्राहिम के चेलों को हम उनसे सीखेंगे। अरे नाथुराम गोडसे का समर्थन करने वालों ने हमें देशभक्ति का पाठ पढ़ाना चाहिए। चिन्ना की अवैध औलादों, जिन लोगों ने देश के संविधान को जलाने का काम किया, उन लोगों ने हमें देशभक्ति नहीं पढ़ानी चाहिए। एक सेकंड कुंटे साहब और शुक्ला जी दोनों आप मेरी बात सुनिए। आप लोग यहाँ पर, मैंने आपको आइडियोलॉजिकल फाइट के लिए, आपके वैचारिक मतभेद के लिए डिस्कशन पर नहीं बुलाया है। मैं ये कह रही हूँ नवाब मलिक को अगर ईडी के अधिकारियों ने गिरफ्तार किया है तो कुछ तो सबूत होगा ना, हाथ में कुछ तो होगा। कुंटे जी आपको क्यों नहीं गिरफ्तार कर लिया? आप भी बड़ा तीखा बोलते हैं, क्यों आपको गिरफ्तार नहीं किया बताइए?
हमारी सरकार ने कभी भी पॉलिटिकल मोटिवेशन को मोटिवेटर पास तक कोई कार्रवाई नहीं करी है। और जिस तरह से तमाम जांच एजेंसियों को इस्तेमाल करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, मुझे लगता है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में कोई भी सरकार ने समझने की कोशिश कर रहे हैं। नवाब मलिक ने कुछ किया होगा ना, कुछ तो पन्ना होगा, कुछ तो लिंक होगा, किसी तरह की कोई तो उनके पास जानकारी हुई होगी, आई होगी कि नवाब मलिक को गिरफ्तार किया है, या बदले की कार्रवाई में भी कोई तो बेसिस होगा ना। उस बेसिस को कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? अधिकारी नवाब मलिक को वहां पर लेकर पहुंचे हैं। नवाब मलिक ये आरोप लगा रहे हैं कि उनको समन नहीं दिया गया, समन देकर बुलाया जाता तो समझ में आता, उनसे जबरदस्ती उस समन पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। एबीपी न्यूज के पास वो जो अरेस्ट ऑर्डर है वो मौजूद है, उसमें बाकायदा ये जिक्र किया गया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन किया है नवाब मलिक ने। ऐसे साक्ष्य उनके पास हैं, वो गिल्टी है इस बात के। सारे खास मेहमान बने हुए हैं शरद पवार के घर। अब से कुछ ही देर में एनसीपी नेताओं की बैठक होने वाली है। छगन भुजबल, दिलीप वलसे पाटिल जो है वो उनके घर पर पहुंच चुके हैं और आगे की रणनीति पर अब चर्चा होने वाली है। अशोक वानखेड़े साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंतजार हो रहा था अशोक जी, ये हो क्या रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है? महाराष्ट्र में ये बदले की राजनीति है या अब तक जो गोरख धंधा चल रहा था उसको पकड़ के उजागर करने की जद्दोजहद चल रही है? हो क्या रहा है? काय साला ये शुद्ध रूप से राजनीति चल रही है। देखिए, यदि ये गोरख धंधा पकड़ना था तो 2003 से 2007 के बीच में जो डील हुई है उसको तो फडणवीस साहब की सरकार थी 5 साल, उसको पकड़ के अंदर कर देते। ये जब डील हुई थी तो इनकम टैक्स सेंट्रल एजेंसी होती है, जब करोड़ों रुपए की जमीन यदि 30 लाख रुपए में सौदा होता है तब इनकम टैक्स इंटरवेन कर सकता है। और ऐसे हजारों लाखों केसेस है देश में, तब इनकम टैक्स क्यों चुप था? तब ये 20 लाख की जो जमीन 30 लाख का डील, 20 लाख का पेमेंट, करोड़ों की जमीन। उसके बाद नवाब मलिक का ये कहना कि मैं उस किसी खान को नहीं जानता कि वो आतंकवादी था। 93 में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, उसमें वो अक्यूज्ड है, उसके ऊपर केस भी चला, उसको जमानत भी मिली, बाद में सजा भी हुई। तो नवाब मलिक बम्बई की राजनीति करते हैं, वो महाराष्ट्र की राजनीति में खानदेश, विदर्भ या मराठवाड़ा से नहीं आते कि जिनको बॉम्बे की ज़्यादा जानकारी ना हो। जिस आदमी की पूरी ज़िंदगी बॉम्बे की राजनीति में गई है और मुस्लिम राजनीति करने में गई है, वो आदमी ये जानता नहीं होगा कि ये जो खान साहब है ये इनका नाम है, ये बॉम्ब ब्लास्ट में आया हुआ है। तो उनको इतनी इज्जत देने की क्या ज़रूरत थी इनको कि उनके साथ डील किया। दूसरी बात है कि जो आपा है, इनकी जो बहन दाऊद की, जिनको आपा कहते हैं सब, पारकर, वो शायद मुंबई का शायद ही कोई ऐसा आम शहरी भी है जो पारकर इस सरनेम से जाना पहचाना नहीं है, क्योंकि मीडिया में आज से नहीं कई सालों से ये नाम उछलता आ रहा है। उसका जो बॉडीगार्ड है, जो पटेल है, वो भी सारी दुनिया को जानता है, लेकिन ये नहीं जान रहे थे कि वो पावर ऑफ अटर्नरी लेके आए हैं। कोई भी आदमी डील लेता है, इसकी इतनी बड़ी डील, उनका ये कहना है कि हम भी वहाँ टेनेंट थे, वो बहुत बड़ा कंपाउंड था, 300 लोग थे, 300 लोगों को मुआवजा मिला, लेकिन 2.80 एकर्स जमीन में मात्र 20 लाख रुपए का पेमेंट यदि कंपनी देती है, जिसमें 15 लाख रुपए खान को और 5 लाख रुपए उस पटेल को, तो कहीं ना कहीं शक की सुई तो आती है। लेकिन ऐसे लैंड डील बॉम्बे में करीब करीब हर जगह मिलेंगे आपको। ये कोई बड़ी बात नहीं है ये, और ये कोई भी लैंड डील बॉम्बे का कोई, आपने दोनों ही पार्टियों को घेरे में लिया है और दोनों ही पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त मेरे साथ है। नवाब मलिक की पार्टी एनसीपी के कुंटे साहब भी हमारे साथ है और प्रेम शुक्ला जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ हैं। तो कुंटे जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये नवाब मलिक साहब इतने मासूम हैं कि उनको पता ही नहीं कि ये आपा कौन है, उनको पता ही नहीं कि ये खान कौन है। वो इतने भोले हैं कि उनकी आंख पर किसी ने पट्टी बांधी और कहा कि भाई तू इतने पैसे दे और खरीद ले, और हो गया काम। नहीं, मैं अशोक वानखेड़े साहब को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने सटीक बात करी यहाँ पर। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में भी थी, तब भारतीय जिस टाइमिंग को लेकर इस तरह की कार्रवाई की उस पर हम सवाल उठा रहे हैं। जहां तक ईडी की कार्रवाई है, आज तक ईडी ने जितने भी देश में पिछले 7 साल में कार्रवाई करी है, उसका कन्विक्शन रेट क्या है? अगर इस पर अगर बारीकी से अगर ध्यान देंगे तो आपको पूरी तरह से इसकी पूरी कहानी ध्यान में आ जाएगी कि पूरी तरह से ईडी का उपयोग विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करना, विपक्ष के नेताओं को हरासमेंट करना, और ताकि इन लोगों को जेल में डाल के
फिर ईडी और एनसीबी जैसे तमाम जांच एजेंसियों के मार्फत फिरौती का धंधा करना, ये खुलेआम चल रहा है। अच्छा। पूरे बंबई की जनता जानती है कि किस तरह से ईडी और एनसीबी के माध्यम से फिरौती का धंधा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के माध्यम से हो रहा है। ठीक है कुंटे साहब, जवाब ले लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, भाई आप लोग कहते हैं सीबीआई तोता, कुंटे साहब कह रहे हैं यहाँ तो ईडी का काम जो है वो खोटा। देखिए रुबिका जी, आप बार चाहे आपने जो है कुंटे साहब से पूछा हो, चाहे आपने किशोर जी से पूछा हो, और जिसका खुलासा आदरणीय अशोक वानखेड़े जी भी कर रहे हैं, इनको जो है अपराध के संलिप्तता जो है नवाब मलिक की, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनका सिर्फ एक ही आपत्ति है कि इतना विलंब से उनको क्यों अरेस्ट किया। प्रवर्तन निदेशालय को जब सूचना मिली, प्रवर्तन निदेशालय ने जब उसके तथ्य और प्रमाण एकत्र किए, तो प्रवर्तन निदेशालय ने कार्रवाई की। अब इस टाइमिंग को लेकर एक कोर्ट में बात रख सकते हैं और उसका जवाब जो है प्रवर्तन निदेशालय दे सकता है, उसका जवाब तो भारतीय जनता पार्टी कैसे देगी? नहीं सर, ये तो बिल्कुल वैसे बात होगी ना कि जितने भोले नवाब मलिक उतने भोले ईडी के अधिकारी। अब तक तो फाइल जो है उस पर धूल जमी हुई थी, अचानक पंखा चला, धूल उड़ी और ईडी के अधिकारी को नजर पड़ी, कह रहे नहीं देखिए नवाब मलिक साहब के केसेस बन रहे हैं, चलिए जाकर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। ऐसा मत कहिए ना सर, दोनों आप मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखिए इनका ये अपराध हुआ है, ये तो कंफर्म है। नवाब मलिक के दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंध है, ये कंफर्म है। बम कांड के मुजरिम से उन्होंने लेन देन किया, ये कंफर्म है। बनता है ना। शुक्ला जी, आप गलत बात कर रहे हैं। ये कहाँ से हो गया? कोर्ट में उठाइए और उसका कोर्ट में उत्तर प्रवर्तन निदेशालय देगा। नहीं, पर ये कॉन्फर्मेशन आया कहाँ से, किसके पास आया? अभी तो ईडी के पास भी वो कॉन्फर्मेशन नहीं आया प्रेम जी। नहीं, ईडी ने तो अभी आपने जो प्रेस रिलीज दिखाई उसमें कहते हैं तो हमने पता कहने से हो जाता तो फिर प्रेम जी सुनिए ना, अगर ईडी के कहने भर से हो जाता तो सही बात है ना। कन्विक्शन रेट तो आप भी जानते हैं ना ईडी का क्या है, कितनों के खिलाफ केसेस हुए हैं, कितनों के खिलाफ रेड पड़ी है, कितनों को बुलाया गया है। अभी एकदम लेटेस्ट केस तो शाहरुख खान के बेटे वाला भी था, ईडी की केस नहीं थी, एनसीबी। हाँ, वो ईडी के लिए माफी चाहती हूँ, एनसीबी की केस और उसमें थाली के चट्टे बट्टे दोनों। नहीं सर, आप राष्ट्रीय एजेंसियों को इस तरीके से नहीं बोलेंगे प्रवीण जी, प्लीज। न्यायपालिका पर इसको विश्वास मैं बोलूं कुछ? जब न्यायपालिका के समक्ष प्रवर्तन नारायण राणे को जब आप लोग गिरफ्तार करते हैं सर, तब आप कहते हैं कि सिस्टम काम कर रहा है और यहाँ पर ईडी के अधिकारी काम कर रहे हैं, ईडी काम कर रहा है। कुंटे साहब तो आप कह रहे हैं सभी एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, ये गलत है ना सर? तमाम जांच एजेंसियां केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर, बहुत जिम्मेदारी के साथ आपकी पुलिस आपके इशारे पर काम कर रही होगी, आपकी जांच एजेंसी आपके इशारे पर फिर काम कर रही होगी। अगर केंद्रीय सरकार के इशारों पर ये सारी राष्ट्रीय एजेंसियां काम कर रही है तो आपके राज्य की एजेंसी आपके इशारों पर काम कर रही होगी उस फॉर्मूले के तहत। तो आपने भी राणे को गिरफ्तार किया ना? एजेंसियों को कभी भी दुरुपयोग करने का काम नहीं किया है, अच्छा आज तक नहीं किया। अगर चाहते इनके भी 5-10 नेता अभी तक जेल में चले गए होते। सर भरमार है भोलों की, यहाँ पर भरमार है भोलों की। नवाब मलिक भोले, ईडी के अधिकारी भोले। साहब आपकी सरकार, ऑटो रिक्शा चलाने वाले, ऑटो रिक्शा चलाने वाले अरबों खरबों के मालिक बने हैं। प्रवीण कुंटे कह रहे हैं कि भाई हम प्रिंसिपल सरकार हैं, हम किसी पर कोई प्रेशर नहीं डालते हैं, पुलिस सिस्टम अधिकारी सब अपना काम करते हैं। राणे साहब तो गिरफ्तार हुए, वाकई उन्होंने कुछ किया होगा। मैं बोलूं? मैम मुझे एक पूछना, एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये नवाब मलिक और वानखड़े का झगड़ा था, उसके बीच में फडणवीस जी के पत्नी ने एक ट्वीट किया, उसके बाद नवाब मलिक ने उसके जवाब में एक फोटोग्राफ ट्वीट किया जिसमें एक तथाकथित अंडरवर्ल्ड का आदमी स्टेज पे उनके साथ था। उससे बोखला के फडणवीस साहब बोले कि अब मैं हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ने वाला हूं और उन्होंने ये डॉक्यूमेंट बाहर निकाले। यदि वो फोटोग्राफ और ट्वीट नहीं करते तो क्या ये डॉक्यूमेंट बाहर आते? सवाल ये है, यदि फडणवीस जी के पास ये डॉक्यूमेंट थे तो वो जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी इसको अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट करना जरूरी था। ये जरूरी नहीं कि इसमें ईडी की ही जरूरत है या सीबीआई की जरूरत है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस डिपार्टमेंट इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है कि एक आतंकवादी, एक गैंगस्टर जिसका बॉम्ब ब्लास्ट से संबंध है, वो जेल
एक मिनट मुझे पूरा करने। एक गैंगस्टर जो अभी एक सेकंड 93 में जो आदमी बॉम्ब ब्लास्ट में अंदर गया, उसकी प्रॉपर्टी 2007 तक उसकी प्रॉपर्टी अनसीज्ड कैसी रहती है? स्टेट गवर्नमेंट सीज क्यों नहीं करती? दूसरी बात, ये 2007 से 2008 3 से 2007 के बीच के डील है, वो डील फडणवीस सरकार ने तब स्कैन क्यों नहीं किए? वक्त को लेकर बार-बार वो सवाल उठ रहे हैं, वही बात कह रहे हैं आप। प्रेम शुक्ला जी जवाब दे दीजिए। बस टाइमिंग, सियासत में आप भी जानते हैं, आप सियासतदान हैं, टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये टाइमिंग उस तरफ इशारा कर जरूरत नहीं है कि ये राजनीति में बदले की भावना से प्रेरित इस वक्त का कदम है। देखिए, बार बार टाइमिंग के अलावा नवाब मलिक अपराधी है, ये वानखेड़े जी भी कबूल रहे, तिवारी जी भी कबूल रहे, कुंटे जी भी कबूल रहे। तो अपराधी कार्रवाई भाई, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। प्रेम शुक्ला जी गलत बात कर रहे हैं। मेरे मुंह में शब्द मत डालिए। नहीं मान रहे, आप ही ने कहा हसीना गलत। मैंने ये पारकर से रिश्तों की बात आपने नहीं शाह वली खान से गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट कबूली, मैंने कबूली। रुबिका जी हमें बोलने दीजिए। देखिए मेरे पास वक्त शर्मा जी, आप गलत बयानी कर रहे हैं। शुक्ला जी, शर्मा जी आप गलत बयानी कर रहे हैं। वानखेड़े जी आप बिल्कुल गलत बयानी कर रहे हैं। सुनिए, मेरा नाम लेके आप गलत, मेरा नाम गलत सही ये सामने आ जाएगा। मैंने ये सर आपने दो सिचुएशन बताई थी, पूरे देश ने देखा। वानखेड़े जी मेरे पास वक्त की कमी है, प्लीज आप समझिए। मैं रुक रही हूँ और पूरे देश ने देखा है, कोई गलत बयानी नहीं हुई है। आपने ये कहा कि ऐसा हुआ था, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आरोप प्रूव हो जाते हैं। जब तक वो प्रूव नहीं होते तब तक वो आरोपी है, दोषी नहीं है। ये पूरा देश और हिंदुस्तान जानता है। क्या गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देंगे नवाब मलिक? अब ये सवाल खड़ा होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।